आधुनिक राजनीतिक विचारकों में जब हमने मैकियावेली को संधिकाल का चिंतक के रूप में प्रस्तुत किया तो उसके आगे के समझौतावादी विचारकों के रूप में हॉब्स, लॉक और रूसो की गणना की जाती है। मूलतः तीनों ही सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं जिन्होंने सामाजिक समझौता संबंधी राज्य की उत्पत्ति के विचार को समान आधारों पर विश्लेषित किया। यद्यपि तीनों के समान आधार हैं, लेकिन तीनों के विश्लेषण, प्रकृति का मूल्यांकन और राज्य के उद्देश्य और उसके निर्माण की प्रक्रिया को लेकर पृथक पृथक और स्वतंत्र विचार प्रस्तुत किए हैं। यहाँ हमें ये महत्वपूर्ण देखने का योग्य मिलता है कि कोई भी विचारक अपनी परिस्थितियों के प्रभाव से अपने आप को बचा नहीं पाता और उस समय की जो भी तत्कालिक सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियाँ होती हैं, विसंगतियाँ होती हैं, मानव और प्रकृति का संघर्ष होता है, उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में प्रत्येक राजनीतिक विचारक के चिंतक पर देखने को मिलता है। हॉब्स के समय जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, उसी के अनुरूप निष्कर्ष के रूप में हॉब्स का चिंतक लेवायथान में हमें देखने को मिलता है। ठीक उसी इंग्लैंड में लॉक के समय चूंकि वह परिस्थितियाँ परिवर्तित हो गई थी, तो लॉक ने जो राजनीतिक निष्कर्ष निकाले वो उनके बिल्कुल भिन्न तरीके के हैं, जबकि रूसो ने फ्रांस की क्रांति के मूल्यों को प्रेरित करते हुए जो निष्कर्ष निकाले वो एक बिल्कुल भिन्न राज्य की उत्पत्ति के और राज्य के प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं। आज मैं मूलतः आपके सामने हॉब्स के ऊपर किन किन राजनीतिक विचारों का प्रभाव पड़ा या वो किससे प्रभावित रहे जिसने उनके चिंतन को दिशा दी, उनके बारे में आपके सामने रखती हूँ। सर्वप्रथम है उस समय के भौतिक एवं सामाजिक विज्ञानों का प्रभाव हॉब्स के राजनीतिक दर्शन पर देखने को मिलता है। जैसे रिचर्ड हुकर से उन्होंने लिया स्टेट ऑफ नेचर और सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब कि हमारे चिंतन में किस तरीके से हॉब्स ने ये परिकल्पित किया कि सृष्टि या राज्य की उत्पत्ति से पूर्व प्राकृतिक अवस्था का स्वरूप क्या था। तो प्राकृतिक अवस्था के स्वरूप के पश्चात ही राज्य की उत्पत्ति का विचार उत्पन्न होता है। वो राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार होगी, उसके लिए किस प्रकार की विधा या किस प्रकार के माध्यम का प्रयोग किया गया, वो उन्हें सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिखा। तो मूलतः हॉब्स के लेवायथान में और हॉब्स के राजनीतिक चिंतन में प्राकृतिक अवस्था की जो अवधारणा है और प्राकृतिक अवस्था से निकलने के लिए सामाजिक समझौता की जो अवधारणा है वो रिचर्ड हुकर से ली गई है। हॉब्स को अपने पूर्ववर्ती विचारकों की तुलना में बहुत स्पष्ट गणनीय दृष्टि से अपने विचारों को प्रस्तुत करने वाला और मूल प्रस्थापना से अंतिम निष्कर्ष तक जाने वाला विचारक माना जाता है। तो यहाँ हमें गैलीलियो का उनका थ्योरी ऑफ स्पीड का प्रभाव देखने को मिलता है। थ्योरी ऑफ स्पीड का मतलब गति का एक नियम, जो गति एक निश्चित डायरेक्शन में जाती है। प्राकृतिक अवस्था से निकलने से लेकर मानव स्वभाव के मूल्यांकन से लेकर राज्य की उत्पत्ति के कारण और उसके स्वरूप का जो सिद्धांत है वो गैलीलियो की गति के नियम से प्रभावित है, जिसमें एक दिशा, एक स्पीड हमें देखने को मिलती है। विलियम हार्वे का थ्योरी ऑफ हार्ट का हृदय की गति का सिद्धांत, हृदय की संरचना का सिद्धांत, पंपिंग का सिद्धांत, क्लीनिंग का सिद्धांत, जो मूलतः हृदय की गति का और हृदय के स्पंदन का सिद्धांत है, वो विलियम हार्वे का प्रभाव हॉब्स के दर्शन पर देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार फ्रांसिस बेकन का मैकेनिकल थ्योरी का प्रभाव भी हॉब्स के राजनीतिक दर्शन पर देखने को मिलता है। मैकेनिकल थ्योरी का मतलब राज्य एक जिस प्रकार किसी भी यंत्र को बनाया जा सकता है, उसके लिए पुर्जे इकट्ठे किए जा सकते हैं, उसकी एक निश्चित संरचना होती है, उसके बाद उस यंत्र का प्रभाव, उस यंत्र का स्वरूप उभर कर आता है। ठीक इसी प्रकार राज्य रूपी व्यवस्था को बनाने के लिए, राज्य की उत्पत्ति के लिए जिस प्रकार के एक निश्चित पैरामीटर की आवश्यकता होती है, उसका प्रभाव हम बेकन का हॉब्स के राजनीतिक दर्शन पर देख सकते हैं। चूँकि तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था में इंग्लैंड की राजनीति में अस्थिरता थी, तो इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव भी हॉब्स के दर्शन पर देखने को मिलता है। हॉब्स स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं अकेला उत्पन्न नहीं हुआ, मेरा जुड़वा भाई भी मेरे साथ उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था भय। भय की ये अवस्था या भय की मनोवृत्ति जो हॉब्स के दर्शन में हमें परिलक्षित होती है, उसका मूल कारण संभवतः उस समय की राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव है, जिसमें राजा एवं संसद के बीच में अपनी सर्वोच्चता को लेकर संघर्ष चल रहा था। और इस संघर्ष में अंततः किसकी सत्ता मानी जाएगी, राजा की अथवा संसद की,
या नागरिकों की या प्रतिनिधियों की, तब हॉब्स ने निष्कर्ष स्वरूप में पूर्ण संप्रभु के संपूर्ण अधिकारों का, अपरिमित अधिकारों का समर्थन किया और ये माना कि निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के द्वारा ही, ये निरंकुश शासक के द्वारा ही हम प्राकृतिक अवस्था से निकालकर राज्य की एक सुरक्षित संरचना या राज्य की उत्पत्ति को एक आवरण दे सकते हैं, एक शेप दे सकते हैं।